आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी कृतिका पाठ जो है सो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी का। हम लोग आज प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को आप लोगों को विस्तृत रूप से समझा दिया है। अब जो हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस चैप्टर को शॉर्टकट में समझा देती हूँ कि एग्जाम के समय इस चैप्टर को कैसे समझना है, कैसे इसकी तैयारी करना है, क्योंकि आप चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ेंगे तो उतना समय नहीं होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेखिका का परिचय देखेंगे। तो उनके बारे में क्या लिखेंगे, लेखिका का नाम क्या है। तो लेखिका परिचय में नाम में आएगा उनका नाम मधु कांकरिया है। जन्म है 23 मार्च 1957। स्थान जो है, जन्म स्थान जो है कोलकाता है। हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका है। उनका लेखन का मुख्य क्षेत्र गद्य है। उपन्यास और कहानियां बहुत चर्चित है इनकी। उनकी बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी मतलब पूर्वोत्तर भारत सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का उसमें वर्णन है। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन, नारी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनकी रचना का विषय रहा है। साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ होता है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। ये नेपाली बोली है। लेखिका अपने मित्र मणि और गाइड जितेन के साथ हिमालय की यात्रा कर रही हैं। तो पात्र परिचय में आएगा तो क्या है, एक लेखिका है, उनका जो एक जितेन जो है सो गाइड है और उनकी एक मित्र जो है मणि है। तो उनके साथ यात्रा कर रही है। तो यात्रा के समय वो क्या क्या अनुभव कर रही है वो सारी चीज उन्होंने लिखा है। तो पाठ के सार में क्या होगा, शहर की सुंदरता। तो शहर की सुंदरता में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेन पॉइंट मतलब नंबर 1 पॉइंट होगा शहर की सुंदरता। तो रात के वक्त शहर जगमगा रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे। सुबह शहर की सुबह शाम रात सभी सुंदर था। सुबह युमथांग के लिए लेखिका निकलती है और हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती अगर आसमान में बादल न होता तो पहला पॉइंट इसका हो गया शहर की सुंदरता। दूसरा क्या है, सिक्किम के लोगों की संस्कृति। रास्ते में मंत्र लिखी सफेद पताकाएं लेखिका को जितेन बता रहा है। अब बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उनकी आत्मा शांति के लिए पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले संघर्ष के बाद पहली शांति वार्ता का स्मरण मतलब उसमें होता है धर्म चक्र, जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर घाटियों की सुंदरता है तीसरा पॉइंट जो है। रास्ते संकरे और घुमावदार, गहरी खाई या बादलों से भरी आसमान, हिमालय, हरियाली के बीच बीच कहीं फूल खिले थे। चमकती तीस्ता नदी चांदी की तरह चमक रही थी। लेखिका के साथ सिलीगुड़ी से ही वो नदी मतलब चल रही थी। और फिर क्या है, हिमालय का रूप पल पल कैसे हिमालय का रूप बदल रहा था। फिर क्या है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखिका अपना अपना व्यक्तित्व उन्हें छोटा लगने लगा। उन्हें लग रहा था प्रकृति मतलब कितना सुंदर, प्रकृति ने क्या क्या दिया। तो इसके सामने क्या लेखिका को लगा जैसे उनका व्यक्तित्व बहुत छोटा है। उनकी अज्ञानता जो है सो दूर होने लगी। पहाड़ी लोगों का जीवन कैसा था, चौथा पॉइंट होगा। पहाड़ी लोगों औरतें जो पत्थर तोड़ रही थी, उनकी काया कोमल थी, हाथों में कुदाल और हथौड़े थे, पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे थे। वह महिला सड़क का चौड़ा करने के लिए श्रमरत थी। यह बड़ा खतरनाक काम था। पहाड़ी बच्चे 7-8 साल के पैदल चलकर स्कूल जाते। वहाँ के लोग मवेशी चराते, पानी भरते, साथ बच्चा भी मदद करते थे। उनके बच्चे भी ये सब काम करते थे और लकड़िया के गट्ठर भी ढोते थे। ये काम वहाँ के बच्चे भी करते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड पांचवा पॉइंट होगा। लाल युग जो है सो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कटाव में बर्फ मिल सकती है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड है जो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। मनी ने कटाओ को ज्यादा सुंदर बताया है स्विट्जरलैंड से। लेखिका की जो मित्र है वो बोलती नहीं, कटाओ जो है सो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। वहाँ फौजियों की कर्तव्यनिष्ठा देखते ही बनती है। करकराते ठंड में पहरा दे रहे हैं। वहीं एक बोर्ड पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। यह देख लेखिका का मन पिघलने लगा। फिर क्या है, माओवादी संघर्ष छठा पॉइंट। जितेन ने नेपाल के माओवादी संघर्ष के बारे में बताया। हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाए जाते थे। जैसे ही उनका कोई साथी मरता वो पीठ पर बंधी टोकरी में शव डाल देते। सरकार के हाथ एक भी डेड बॉडी नहीं लग पाती। सेवन क्या है, गुरु नानक और देवी देवता। एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं गुरु नानक की थाली से छिटक कर थोड़े चावल
वहाँ गिरे थे, वहाँ अब चावल की खेती होती है। वही चावल खेदुम में देवी देवताओं का वास एक जगह था, वहाँ पर खेदुम, वहाँ पर देवी, जहाँ गंदगी फैलाए, जो गंदगी वहाँ फैलाएगा वो मर जाएगा, ऐसा उन लोगों का धारणा था। पहाड़, नदी, झरने की वो लोग पूजा भी करते थे। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 10 से 15 मिनट में हम लोग इस चैप्टर का कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारा नोट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आपको पढ़ने में सहायता मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न और अभ्यास। नंबर 1, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? इसका आंसर होगा, रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे सितारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंगटोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। यह जादू लेखिका को ऐसा सम्मोहित कर रहा था मानो उनका अस्तित्व स्थगित सा हो गया है, सब कुछ अर्थहीन सा था, उनके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। नंबर 2, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? आंसर, मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले, बादशाह का अर्थ होता है मन की मर्जी के मालिक। गंगटोक का पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ के लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? इसका आंसर है, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती है, जिन्हें उतारा नहीं जाते हैं। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है और किसी शुभ कार्य को आरंभ करने के पहले रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। नंबर 4 प्रश्न क्या है? जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? लिखिए। इसका आंसर होगा, नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियों फूलों से लदी वादियां देखने को मिली। जितेन नार्गे जो है लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। जैसे क्या कि नंबर 1, नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियां फूलों से लदी वादियां देखने को मिलेगी, ये सब बात बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है? नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्या बात बताता है? पहाड़ी रास्तों पे फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु एवं नए कार्य की शुरुआत पर फहराए जाते हैं। ध्वजा का रंग सफेद और रंग बिरंगा भी होता है। नेक्स्ट क्या वो बताता है? सिक्किम में भी भारत की तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी थी। फिर नेक्स्ट क्या बताता है? वहाँ की युवतियां बोकू नाम की सिक्किम का परिधान डालती है। फिर नेक्स्ट क्या बताता है? वहाँ के घर के बीच में छोटे छोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बताता है? वहाँ के लोग मेहनती होते हैं, उनकी जीवन काफी मुश्किलों से भरा होता है। नंबर 5 प्रश्न क्या है? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? इसका आंसर होगा, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उन्हें लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणा एक सी है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। आंसर होगा, नार्गे एक कुशल गाइड था, लेकिन जितेन ड्राइवर कम गाइड ज्यादा था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी थी, इसलिए वह अच्छा गाइड भी था। एक अच्छे गाइड के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? निम्नलिखित गुण में क्या क्या होना चाहिए? उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? एक गाइड अपने देश और इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है। नंबर 3 क्या होना चाहिए? एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के
हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। नंबर 4 बात क्या होना चाहिए, गाइड को कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर हर विषम परिस्थिति का सामना अपनी कुशलता बुद्धिमानी से कर सके। नंबर 5 क्या है, उसकी भाषा और संवाद का ढंग अपनत्व से पूर्ण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें आप अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, वादियां चौड़ी होने लगती है जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात सेवन सिस्टर पत्थरों के बीच बलखाती से निकलती है तो मन को मोह लेती है। पर्वत, झरने, फूलों, घाटी और वादियों की दुर्लभ नजारा लेखिका को बहुत गहरे और अपने आप से जोड़ रहे थे। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। इसका आंसर होगा, प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी भूत सी माया और छाया का खेल देखती रह जाती है। भूत मतलब पत्थर सी खड़ी है, मतलब उसमें कोई जान ही नहीं है और उसका माया और छाया को खेल देखती रह जाती है। धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी कि आत्मा की खिड़कियां खुल रही थी। उन्हें लगा कि ईश्वर को बहुत करीब है, उन्हें लगा कि ईश्वर उनके बहुत करीब है। प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है, उसे और सयानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। मतलब प्रकृति है कुछ अपने बारे में और कुछ बता रही है कि प्रकृति किस किस तरह से है। तो लेखिका को ऐसे लग रहा था कि प्रकृति उसे समझा रही है, बुझा रही है, मतलब सयानी बना रही है और अपना सारा रहस्य लेखिका के सामने वो खोल रहा है। प्रकृति जो है सो खूब प्रकृति का सौंदर्य जो खुल रहा है। लेखिका को ऐसा लगता है जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को देने में है। फूलों की भांति अपनी महक लुटाना ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। इसका आंसर होगा, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में डूबी हुई थी। अकस्मात वहां के जनजीवन को लेखिका को झकझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हुए संकरे रास्तों को चौड़ा करने के लिए अपने कोमल हाथों से पत्थर तोड़ रही थी और पीठ पर डोको मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। यह विचार लेखिका को मन को बार बार झकझोर रहा था। वो सोचने लगी कि पहाड़ी औरतें अपनी जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के मनोरंजन और भ्रमण के लिए हिमालय की दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का काम कर रही हैं। 7-8 साल के बच्चे रोज दुर्गम मार्ग से होते हुए स्कूल पढ़ने जाते हैं। लेखिका यह सोचने पर मजबूर हो गई कि यहाँ की अलौकिक सौंदर्य के बीच में भूख, मौत, दैत्य और जिजीविषा के संघर्ष जारी है। नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। इसका आंसर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करने में अनेक प्रकार के लोगों का योगदान रहता है। पहले इसमें गाइड की भूमिका रहती है, सैलानियों के लिए स्थान के अनुसार वाहन तथा ठहरने संबंधी व्यवस्थाएं करता है। इसके बाद ड्राइवर की भूमिका निभाते हैं जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाते हैं। जिते नार्गे की भांति ड्राइवर कम गाइड ज्यादा है। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने खाने पीने की व्यवस्था करने वाले होटल के कर्मचारी तथा पर्यटक स्थल पर छोटी छोटी अन्य सुविधाएं जैसे बर्फ पे चलने के लिए लंबे बूट तथा हस्तशिल्प और कलाकृतियां बेचने वालों और फोटोग्राफर जैसे लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आंसर है, लेखिका यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है जो पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं। पलामू और गुमला की आदिवासी औरतों बच्चों को पीठ पर बांधे श्रम करती लेखिका उन्हें भी देखी है। लेखिका को लगता है कि ये श्रम करने वाली महिला वेस्ट एट रिपेइंग है, अर्थात ये कितना कम समाज से लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती है।
वो घर भी संभालती है, बच्चों की भी देख रेख करती है, साथ ही धनोपार्जन भी करती है। ये बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में कम मजदूरी या लाभ कम मिलता है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बड़ा सहायक होता है। नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका आंसर है, आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को घूमने का स्थल बना रही है। इसे रोकने के लिए हमें निम्न उपाय करने होंगे। क्या निम्न उपाय करने होंगे? नंबर 1, हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। नंबर 2, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे ताकि वातावरण शुद्ध बना रहे। नंबर 3, अगर हम एक पेड़ काटते तो उनकी वजह हमें एक दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। नंबर 4, नदियों को भी स्वच्छ और प्रदूषित होने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। नंबर 5, पर्यटक स्थल पर हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखे। तो इसका आंसर होगा, लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुंग में बर्फ दिखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया, अतः उन्हें कटावों में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहा है। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। इसका परिणाम यह होता है कि पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए शुद्ध हवा अब नहीं मिल पा रही है। ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वाहनों, कारखानों की आवाज भी वातावरण को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नंबर 14, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। आंसर होगा, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी वह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि कोई वहाँ दुकान होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वहाँ जाते, खाते पीते, कचरा फैलाते, वहाँ गाड़ी सवारियों का आवागमन शुरू होता और वायु प्रदूषित भी होती। लेखिका को कटाऊ स्थान पर स्नोफॉल देखने को मिला। इसका कारण यह था, वहाँ प्रदूषण नहीं था, अतः वहाँ पर दुकान का न होना एक वरदान ही है। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका आंसर होगा, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। प्रकृति का जल संचय का जो व्यवस्था है वो बहुत ही अद्भुत है। प्रकृति सदियों से पहाड़ों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल भंडार कर देती है, जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। नदियों का रूप ले यहाँ नगर, गांव और बस्ती से होता हुआ सागर में जा मिलती है। सागर से वाष्प के रूप में आकाश में बादल का रूप ले लेते हैं तथा मैदानी क्षेत्र में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ का रूप धारण कर बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति जल संचयन मतलब जमा तथा वितरण मतलब बांटना की व्यवस्था करती है। क्वेश्चन नंबर 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? आंसर है, इसका आंसर होगा, देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रहारों को सहते हैं। जब ठंड में तापमान 20 से 25 सेल्सियस नीचे चला जाता है तो भी वे सीमा पर खड़े रहे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तपते रेगिस्तान में भी भूखे प्यासे रहकर ये अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक आंधी, तूफान, भूकंप और बाढ़ आदि समस्या से भी उन्हें जूझना पड़ता है। देश के रक्षक यानी कि फौजी के प्रति हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन्हें स्नेह और सम्मान का भाव रखते हुए उनकी सहायता करें। उनके परिवारों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके, इस बात का ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व और कर्तव्य दोनों है। इस प्रकार इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होता है। और कुछ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो प्रश्न आप सुन लीजिए, उसे आप खुद कीजिएगा, उसका आंसर आप खुद लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो ये आपको स्वयं करना है। तो क्या क्या प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं? प्रश्न नंबर 1 देखिए, 7 सिस्टर वाटरफॉल को देखकर लेखिका अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया? नंबर 2 प्रश्न क्या है, साना साना हाथ जोड़ी के लेखिका पहाड़ के सौंदर्य के किन दृश्यों ने चौंका दिया? नंबर 3 प्रश्न क्या है, कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड है, इस कथन पर लेखिका की सहयात्री मणि को क्या आपत्ति थी? प्रश्न नंबर 4 क्या है,
साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लायुग की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए और यह भी बताइए कि सुंदरता कैसे बची हुई है। नंबर 5 प्रश्न क्या है? गंतोक प्रवास के दौरान लेखिका की कौन सी इच्छा पूर्ण न हो पाई और क्यों? प्रश्न नंबर 6 क्या है? पहाड़ी लोगों का जीवन रहन सहन और नैतिकता की दृष्टि से कैसा होता है? ईश्वर के प्रति उनकी आस्था किन किन बातों से प्रतीत होती है? इस प्रकार ये चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और स्टार्टिंग में हम लोग किए थे ना, कवि परिचय और पाठ का सार, फिर प्रश्न अभ्यास, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पढ़ने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं।